दोस्तों ये है 24 जुलाई और देख लेते हैं आज कौन कौन सा हम डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले फिर से बोल दे रहा हूँ दैट ये मैं जो भी बोल रहा हूँ मैं खुद से अपना ओपिनियन है, ठीक है। आप अगर चाहो तो डिस्करी भी कर सकते हो। नेक्स्ट, महाराष्ट्र, पहला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र इज न्यू लॉ प्रोहिबिटिंग द सोशल बॉयकॉट ऑफ इंडिविजुअल, फैमिली और एनी कम्युनिटी बाय इनफॉर्मल विलेज काउंसिल्स इज अ टेम्पलेट फॉर अदर स्टेट्स। मतलब इसमें बोला गया दैट महाराष्ट्र ने जो रिसेंट लॉ पास किया जिसमें सोशल बॉयकॉट के खिलाफ वो लॉ है, ठीक है। तो वो बोला जा रहा है वो एक दूसरे एग्जाम स्टेट्स के लिए एग्जाम्पल है, ठीक है। उसी पर आपको कमेंट करना पड़ेगा। मतलब इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और इसके नेगेटिव एस्पेक्ट डायरेक्ट मतलब सीधा वही दिख रहा है ना। सीधा कमेंट बोला मतलब उसका पॉजिटिव क्या क्या अच्छी अच्छी बात है, नेगेटिव क्या क्या अच्छी बात है, वो सब आप लिख दोगे। अगर चाहोगे तो अगर थोड़ा वे फॉरवर्ड पॉइंट भी आपके पास हो सकता है तो लिख देना। तो महाराष्ट्र लॉज सोशल महाराष्ट्र लॉज ने पास किया जो कि सोशल बॉयकॉट के ऊपर है, ठीक है। इसको एक प्रोग्रेसिव स्टेप बताया जा रहा है, ठीक है। इसके पॉजिटिव अच्छी अच्छी बातें क्या क्या है ये देख लेते हैं। यही मेन चीज़ पूछा हुआ है ना कमेंट, मतलब अच्छी अच्छी बातें और बुरी बातें भी क्या है, दोनों ही साइड आपको दिखाना है। इट विल इरेडिकेट द स्टिल प्रिवेलिंग सोशल इंजस्टिस, ठीक है। मतलब जहाँ पर अभी भी महाराष्ट्र में बहुत जगह में जहाँ पर सोशल इंजस्टिस जो कि सोशली बॉयकॉट कर दिया जाता था, ठीक है, बिना मतलब का, तो ये सब और नहीं होगा, ठीक है। ये कॉन्क्रीट स्टेप प्रूफ होगा अगेंस्ट द इनफॉर्मल कास्ट पंचायत। बहुत जगह ऐसे देखा गया दैट कोई अथॉरिटी नहीं है उन पंचायत का, ठीक है। या फिर एक मतलब कुछ लोग गैदरिंग होते थे, ठीक है, वो लोग पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते थे, तो कोई तो सरकार उसको रिकॉग्निशन नहीं दिया, तो आप उसको कैसे आप कोई वर्डिक्ट कैसे पास कर सकते हो, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है दैट ये इनफॉर्मल कास्ट पंचायत जो होते थे उनके खिलाफ एक कॉन्क्रीट स्टेप है। इट विल री इन्फोर्स द आइडियल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच इज बीन मैंशनड इन आर्टिकल 17, ठीक है। दैट इज अनटचेबिलिटी के खिलाफ जो आर्टिकल 17 में जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा, ठीक है। तो उसको रीइंफोर्स कर देगा क्योंकि उसके उसके तहत क्या लिखा हुआ है ना, दैट आप किसी के साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। तो ये भी तो एक टाइप का अनटचेबिलिटी ही ना हुआ यार। मैं आपको सोशली बॉयकॉट कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं जस्ट सोचिए ऐसे फॉर एग्जांपल मैं एक पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ नहीं, हम 5 जन हम लोग एक कास्ट के हैं, हम लोग बोले नहीं भैया उसको उससे कोई नहीं बात करेगा इस मोहल्ला में। तो ये तो एक गलत बात हुआ ना एक टाइप से, ठीक है। और उसको कोई मोहल्ला में रहने नहीं देगा, है ना। जो रहेगा तो मारेंगे थप्पड़। तो ये तो मतलब मैं वही बताना चाहता हूँ दैट ये गलत बात है। ये एक टाइप से अनटचेबिलिटी ही हुआ उनके साथ, ठीक है। तो जिससे कि ये ना हो, तो इसीलिए इट विल री इन्फोर्स द आइडियल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को ये फिर से जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वो आइडियल्स री इन्फोर्स करेगा। It will prove as a role model for other states to adopt measures curbing the such menace। मतलब ऐसे भी है बहुत सारे मतलब अभी तो महाराष्ट्र में हुआ है, पर ये महाराष्ट्र में ही नहीं सब जगह फैला हुआ है इंडिया के हर एक स्टेट्स में। मतलब ये जनरलाइज करके बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। पर्टिकुलरली मैं बोल नहीं सकता दैट किस स्टेट में है। तो अभी भी पर है, ये तो गारंटी है, ठीक है। तो ये दूसरे स्टेट्स के साथ पास भी एक रोल मॉडल है दैट जैसे महाराष्ट्र ने अपनाया है वैसे दूसरे स्टेट भी अपना है। इट विल डू अवे विथ रिग्रेसिव थॉट प्रोसेस ऑफ 18th सेंचुरी। हम लोग अभी कहाँ पर है यार, हम लोग 21st सेंचुरी में 2017 जहाँ पे इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गया है, इतना ज़्यादा ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है। हमारा पूरा अर्थ एक ग्लोबल विलेज की तरह रह रहा है, ठीक है। सो ये यही तो हमारा स्ट्रेंथ है ना। यहाँ पे हम मतलब हम इस टेक्नोलॉजिकल लेवल में कितना आगे बढ़ गए हैं, पर ये सब सोशल वाले चीज़ों में कितना पीछे हैं अभी भी है। मतलब लोगों को बॉयकॉट कर रहे हैं, ये कहाँ का हुआ यार। ये मतलब इंसानियत ही नहीं है लोगों में, है ना। जहाँ पर अभी इस फेज में इंसानियत जहाँ होना चाहिए, लोग इतना पढ़ लिख रहे हैं, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है दैट इट विल डू अवे विद द रिग्रेसिव थॉट प्रोसेस ऑफ 18th सेंचुरी जो हम लोग पहले अपनाते थे, जब जब इंडिया सुपरस्टिशियस था बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वो सब अभी तो सुपरस्टिशियस नहीं है ना, अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव चीज़ें देखते हैं, जो रियलिटी है वही महसूस करते हैं, है ना। तो ये है। नेक्स्ट, इट विल एक्ट एज अ टूल फॉर एम्पावरमेंट ऑफ लोअर क्लासेस, है ना। बहुत मस्त टूल है ये लोअर क्लासेस के लिए, ठीक है। क्योंकि देखिए ये मतलब महाराष्ट्र के लोअर क्लासेस के लिए तो है ही, पर अभी अगर दूसरे स्टेट्स में भी होगा ना लोअर क्लासेस, उन लोग को अगर पता चल गया दैट हाँ ऐसा लेजिस्लेशन पास हुआ है ना, तो वो लोग को भी लगेगा यार हमारे साथ भी तो ऐसा होता है, चलो हम भी वॉइस उठाएंगे, है ना। और एक बार से वॉइस उठ गया कहीं से फिर तो मज़ा ही मज़ा है। मतलब उस स्टेट को, इस स्टेट के गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ जाएगा दैट वो भी गवर्नमेंट ऐसा लॉ पास करे, कानून पारित करे, ठीक है। तो ये एक टाइप से एम्पावरमेंट टूल हुआ। द प्रोविजन ऑफ जेल एंड फाइन टर्म, जेल है भी है 3 साल का और फाइन है 1 लाख रुपया का। अगर आपने आर्टिकल पढ़ा होगा आज का तो आपको याद होगा, ठीक है। तो
इट विल डिटर द इरेशनल एलिमेंट्स, वैसे एलिमेंट्स मतलब असमाजवादी तत्व जिसको कहते हैं, जैसे मैंने बोला ना यहाँ पर इनफॉर्मल कास्ट पंचायत, ये एक टाइप से असमाजवादी तत्व है। ये सामाजिक लोग है ही नहीं। सामाजिक लोग होते तो जाते कानून के पास, पुलिस के पास, ठीक है। सो वो उन टाइप के अनइरेशनल एलिमेंट्स को डिटर करेगा टू प्ले विथ लॉ। कानून से खेल नहीं सकते वो लोग, ठीक है। सो ये अच्छी अच्छी बातें हैं। अब कुछ कुछ बुरी बुरी बातें भी है इसका, दैट इट हैज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ मिस यूजिंग द लेजिस्लेशन। देखिए अब लोअर कास्ट इसको मतलब मिस यूज भी कर सकता है, ठीक है। वो बिना मतलब का आरोप लगा देगा, ठीक है, बिना मतलब का केस ठोक देगा अपने अपर क्लासेस के खिलाफ, ठीक है। मतलब कर सकता है ना, देर इज पॉसिबिलिटी ना। तो ये है। अब लो अवेयर, हाँ, इसका अवेयरनेस फैलाना है भैया। ये तो हम आप अवेयरनेस ही नहीं फैलाए हो, आपने सिर्फ कानून पारित कर दिया। वो तो हम लोग को ना पता है यार, हम लोग यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर कोई भी जो जो न्यूज़ देखते हैं वो लोग का होगा, है ना। तो अभी भी तो बहुत जन न्यूज़ भी नहीं देखते, लोगों को पता भी नहीं होता है, ठीक है। तो अवेयरनेस फैलाना जरूरी है। बिना अवेयरनेस फैलाकर ये कानून कुछ कुछ नहीं होगा, मतलब फालतू कानून है फिर तो, अगर जब तक अगर अवेयरनेस नहीं फैला। रेगुलेशन मैकेनिज्म क्या है ये भी कुछ ठीक नहीं है, मतलब कैसे रेगुलेट करेगा इस कानून को, वो सब भी कुछ ठीक से मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो ये सब आप नेगेटिव पॉइंट लिख सकते हो, साथ ही साथ कंक्लूजन लिख सकते हो दैट दो ये प्रोग्रेसिव स्टेप है, बहुत अच्छा स्टेप उठाया है महाराष्ट्र की सरकार ने, बट देर इज़ अ नीड टू रिफॉर्म ऑल द रिलेटेड लॉज। बहुत ऐसे सटे हुए कानून है जो क्या मतलब रिलेटेड टू सोशल थिंग ओनली, ठीक है। तो सब सोशल कानून जो है उसको एक टाइप से कंबाइन करना पड़ेगा। कंबाइन इन द सेंस क्या, बहुत ऐसे लॉज है जो ओवरलैप कर जाते हैं। कभी कभी बोलता है ये नहीं, ये अगर ये इंसिडेंट हुआ है तो वो इस लॉ के जुरिडिक्शन में आएगा, कभी बोला जाता है नहीं ये इंसिडेंट इस लॉ के जुरिडिक्शन में आएगा, ठीक है। तो वो जितने सारे लॉज है, एम्बिग्विटीज है, सबको एक करके मतलब एक एक धागे में पिरो देना है सबको, वही बोलना चाहता है, जिससे क्या इन्फोर्समेंट इसका इजी हो जाए, ठीक है। साथ ही साथ हमें इंश्योर करवाना पड़ेगा दैट अकाउंटेबिलिटी हो, मतलब सरकार का अकाउंटेबिलिटी इसमें इंश्योर करवाना पड़ेगा। सरकार को अगर बाई चांस फ्यूचर में हुआ ऐसा कभी सोशली वर्कआउट, तो उस पर एक्शन लेकर सरकार को जरूर से जरूर दिखाना पड़ेगा। और साथ ही साथ ऐसा वर्डिक्ट पास करना पड़ेगा जो क्या मतलब विच इज़ एप्ट वर्डिक्ट हो, ठीक है। तो आप ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है, रिसेंटली ए 9 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट हर्ड आर्ग्यूमेंट ऑन वेदर प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। ये आपका स्टेटमेंट है। नाउ डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ एंड नीड फॉर लार्ज बेंच हेयरिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये आपका स्टेटमेंट को डिकोड कर दीजिए क्या है। उसके बाद आपको बोला, पूछा है दैट डिस्कस करने बोला है दैट उसका मतलब इतना लार्ज जो बेंच बैठाते हैं उसका क्या काम है भाई, है ना। तो वो आपको दो चीज़ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्योंकि लिखा हुआ ये स्टेटमेंट को पहले डिकोड करते हैं हम, है ना। मैंने जो इसका निकाला है इसको डिकोड करके, तो हम मुझे लगा दैट क्यों हमें इतना बड़ा बेंच चाहिए। देखिए फिर से देखते हैं। रिसेंटली 9 बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट हर्ड आर्ग्यूमेंट ऑन वेदर प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। और हमको ये 9 बेंच का डिस्कस, इसमें तो इंपॉर्टेंस डिस्कस करना पड़ेगा, है ना। डिस्कस मतलब दोनों ही, हम फिर से अगर आप चाहे तो ले सकते हो, मैंने दोनों ही लिया, पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट डिस्कस में। बट इसके जो है 9 बेंच सुप्रीम कोर्ट का ये क्यों सेलेक्ट किया गया, ठीक है। तो वो मैं लिखूंगा दैट क्यों, वाई देर इज, सॉरी, हाँ, वाई देर हैज बीन नीड ऑफ 9 बेंच, लार्ज बेंच, ठीक है। कंसिडरिंग द टर्म प्राइवेसी, क्योंकि प्राइवेसी के ऊपर ही लिखा हुआ ना क्वेश्चन में, प्राइवेसी के ऊपर जजमेंट पास किया था। तो प्राइवेसी ऐसा एक टर्म है ना जो बहुत ज़्यादा एम्बिगस है। क्योंकि इतना एम्बिगस है ना, क्योंकि ऐसा बोला जाता है दैट बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के खुद के डिसीजन में ही कॉन्फ्लिक्ट करते हैं आपस में। कभी कभी बोलता है सुप्रीम कोर्ट, कभी कभी बोलता है दैट प्राइवेसी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कभी कभी बोलता है नहीं है, मतलब खुद ही कंफ्यूज है सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो इसी एम्बिग्विटी को देखकर इन्होंने 9 बेंच का जज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब बैठाने को हुआ, ठीक है। अब इसका नीड देख लेते हैं, क्या क्या नीड है, मतलब क्या ज़रूरत है 9 बेंच का, ठीक है। क्या फ़ायदा होता है। द मोर सेट ऑफ जजमेंट, मोर फिगर्स, मोर प्रिसाइज डेटा। देखिए अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका 3 बेंच का जज है, ठीक है। वो 3 जन का वर्डिक्ट मिलेगा उसमें, ठीक है। मतलब 3 सेट्स हुए आपके पास, हाँ या हाँ, ना या हाँ, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो बात की बात है। अब 9 सेट ले लीजिए, तो 3 तो है, 3 बार है, मतलब ये तो आएगा ही हाँ या ना में,
मेजोरिटी, यहाँ पर भी हाँ या ना में मेजोरिटी, यहाँ पर भी हाँ या ना पे, मतलब ओवरऑल 9 मेंबर्स का मेजोरिटी आएगा, ठीक है। मतलब ये जो डेटा सेट आपको हुआ उससे ज़्यादा प्रिसाइज ये हुआ, क्योंकि इसमें लार्ज डेटा है, लार्ज डेटा है तो आपको प्रिसाइज जजमेंट मिलता है ना। तो यही है, तो इसीलिए बोला गया दैट मोर सेट ऑफ जजमेंट, मोर फिगर, मोर प्रिसाइज डेटा, है ना। मतलब ये इसको आप लिख दीजिएगा जैसे करके, आपका क्वेश्चन में आई मीन सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो आप बना लेना। एक्सपर्टाइज सजेशन ऑफ सेम केसेस गिव्स द एफिशिएंट जजमेंट। देखिए, एक तो 9 दे रहा है, ज़्यादा डेटा दे रहा है तो आपको पक्का प्रिसाइज मिलेगा ही। अब ऊपर से ये लोग जो है सुप्रीम कोर्ट के जज है ना। ऐसे नहीं जो नीचे के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज है, भैया सुप्रीम कोर्ट जो क्या सबसे बड़ा कोर्ट है देश का, ठीक है, उसके जज है, मतलब हाईली एक्सपर्ट पीपल है। इनसे तो एक्सपर्ट यूजुअली, मतलब बोला जाता है दैट इनसे तो एक्सपर्ट नहीं होंगे ना कोई, मतलब हो भी सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, बट इनका एक्सपर्टाइज लेवल एकदम हाई, सबसे हाईएस्ट लेवल का है। उनका सबसे 9 लोगों का जजमेंट आएगा, है ना। मतलब एक्सपर्टाइज सजेशंस आएगा, एक एक सजेशन बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होगा, है ना। एक्सपर्टाइज सजेशन ऑफ सेम केस, एक ही केस में, क्योंकि ये प्राइवेसी है ना, तो इसको एफिशिएंट जजमेंट देगा, पक्का बात है। इट विल हेल्प करेक्ट द पास्ट एनोमलीज, जितने भी पास्ट में, जैसे अभी मैंने डिस्कस कर रहे थे पास्ट, ये इसमें नॉन बेंच लाया क्यों गया, क्योंकि पास्ट में इतने एनोमलीज थे इसमें। कभी कभी बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट दैट हाँ वो प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है, कभी नहीं है। तो यही है दैट मतलब पास्ट एनोमलीज सुधारने का सुधर सकता है, साथ ही साथ कॉन्फ्लिक्ट इन डिबेट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब जो भी डिबेट होगा इन लोगों के बीच में ही होगा ना, एक्सपर्ट लोगों के बीच में डिबेट होगा, तो उसका मान्यता रिस्पेक्टिवली ज़्यादा होगा। ग्रेटर डिसेंटिंग ओपिनियंस, पहले क्या था, 3 लोगों में कौन ज़्यादा से ज़्यादा डिसेंट करेगा यार, मैक्सिमम 2 लोग डिसेंट करेंगे, कोई तो एक तो डिसेंट होता क्या है, किसी के बात को काटना, है ना। मतलब मिनिमम एक बंदा तो नॉर्मल बात रखेगा, उसका बात को डिसेंट काटने के लिए कौन है, 2 बंदे हैं। और यहाँ पर 9 बंदों वाला केस में एक बंदा अगर बात को रखा है, उसका काटने के लिए 8 बंदे हैं। मतलब समझ रहे हो बात, मतलब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर तो कॉन्फ्लिक्ट हो भी सकता है। कभी कभी आप सोचेंगे नहीं भैया एक ही बंदे ने, 3 जज वाले केस में, 3 जज वाले केस में अगर कोई एक बंदा रखा है ना, और बाकी इसे फॉर एग्जांपल इन दोनों ने अगेंस्ट गए, तो आपको लगेगा चलो भाई एक बोल रहा है तो मतलब ये हो सकता है, इसका बात सही हो सकता है, ठीक है। अब 9 जज वाले में हर कोई, बाकी 8 जने ही जो है वो कॉन्फ्लिक्टिंग जा रहे हैं, है ना। तो आपको तो गारंटी है ना, मतलब कोई शक ही नहीं होगा दैट ये जो बात इन्होंने रखा है ये गलत है ना। ये नॉर्मल सा फैक्ट है। तो मतलब ज़्यादा यही होता है, ज़्यादा डेटा सेट, ज़्यादा जज, ज़्यादा फ़ायदा होता है, ज़्यादा प्रिसाइज डेटा आपको मिलता है और ज़्यादा अच्छा जजमेंट आता है, ठीक है। तो ये नीड्स मैंने लिख लिए, मेरे पास ज़्यादा पॉइंट्स नहीं थे दोस्तों, आई एम सॉरी, ठीक है। तो एनीवेज नेक्स्ट देख लेते हैं। However, कुछ यहाँ पर कंसर्न्स भी जताया गया दैट ऑफन सीन डिलेज इन फाइनल वर्डिक्स, क्योंकि बहुत सारे जजमेंट होते हैं ना, तो सब जज अपने दिमाग लगाते रहते हैं, ठीक है। तो उससे कभी कभी तो देखा जाता है बहुत ज़्यादा डिले हो गया, ठीक है, वो एक प्रॉब्लम है। बेंच कंपोजिशन ऑफन कम इन क्वेश्चन, मतलब बेंच कंपोजिशन तो 9 बेंच का, जैसे यहाँ पे बेंच बैठा है, ठीक है। तो से फॉर एग्जाम्पल जैसे 32 जज है ना, तो 32 जज में 9 जज को ले, ठीक है, वो भी कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है। मतलब आपको देखिए थोड़ा क्रिटिसाइज करना है, बस कैसे क्रिटिसाइज कर रहा है यही सब फालतू फालतू पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो हमें लिख लेना है। ऑफन एक्यूज्ड ऑफ नॉट कॉन्स्टिट्यूटिंग वेरी कॉन्फ्लिक्टिंग एंड सेंसिटिव इश्यूज लाइक राम मंदिर केस। देखिए कभी कभी ऐसे भी एक्यूज किया जाता है दैट ये सब केस में तो ले रहे हो, लेकिन बहुत ज़्यादा जो कॉन्फ्लिक्टिंग या सेंसिटिव इश्यूज है, जैसे राम मंदिर वाला केस हो गया, रिलीजियस है ना, तो इसमें तो 3 जज का बेंच ने डिसीजन लिया था, उसमें भी तो 9 बेंच का जज लेना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप के आप कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज लिख सकते हो। वे फॉर्मेट में क्या लिखोगे यार, जो लिखना है लिख देना, ऐसा क्वेश्चन शायद ही आएगा, बट एनीवेज जो लिखना है लिख देना दोस्तों। आज यही तक रखता हूँ, मुझे एक्चुअली बहुत जल्दी है ना, मैं आज 2 ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाया दोस्तों। सो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइस।